आपको कोविड के वो शुरुआती दिन तो याद ही होंगे, है ना? वो अनिश्चितता, वो आर्थिक ठहराव। अब जरा सोचिए, अगर एक्सपर्ट्स कहें कि एक नया संकट दरवाजे पर है जो उतनी ही बड़ी उथल-पुथल मचा सकता है, लेकिन वजह इस बार बिल्कुल अलग है। तो आज हम इसी हॉर्मोज संकट को समझने वाले हैं और सवाल ये है, क्या इतिहास फिर से खुद को दोहराने वाला है? और ये जो खतरे की घंटी है ना, ये कोई इकोनॉमिस्ट या एनालिस्ट नहीं बजा रहा। ये सीधी चेतावनी भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से आई है। जब कोई लीडर इस तरह का सीधा कंपैरिजन करता है तो हमें ध्यान देना ही होगा। तो चलिए जरा समझते हैं कि आखिर एक दूर दराज का झगड़ा हमारे घरों तक कोविड जैसी सिचुएशन कैसे ला सकता है। तो चलिए इस कंपैरिजन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एक तरफ था एक वायरस जिसने सब कुछ थाम दिया था, और दूसरी तरफ है एक मिलिट्री टेंशन जो दुनिया की एनर्जी सप्लाई लाइन को ही चोक करने का दम रखती है। पहली नज़र में दोनों बहुत अलग लगते हैं, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, इनका इकोनॉमिक असर खतरनाक रूप से एक जैसा हो सकता है। और इस चेतावनी की टाइमिंग देखिए, कमाल की है। 24 मार्च, ठीक वही तारीख जिस दिन 6 साल पहले भारत में पहला देशव्यापी लॉकडाउन लगा था। एक ऐसा कदम जिसने पूरी अर्थव्यवस्था को रोक कर रख दिया था। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर एक सोची समझी वार्निंग कि हम एक वैसे ही बड़े इकोनॉमिक झटके के मुहाने पर खड़े हैं? और यहीं पर आके ये कंपैरिजन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। कोविड जो था वो एक डिमांड शॉक था, मतलब सड़कें खाली थीं, फैक्ट्रियों को तेल चाहिए नहीं था। लेकिन होर्मुज संकट एक सप्लाई शॉक है, मतलब दुनिया को तो एनर्जी की सख्त जरूरत है, पर उसे लाने का जो रास्ता है वही बंद हो सकता है। दो अलग अलग प्रॉब्लम, लेकिन नतीजा एक ही, खतरनाक इकोनॉमिक इम्बैलेंस। तो हमने क्यों की बात तो कर ली, अब जरा कहाँ पर फोकस करते हैं। ये पूरा मामला पानी के एक ऐसे छोटे से रास्ते पर अटका है जो ग्लोबल इकोनॉमी की, आप कह सकते हैं, लाइफलाइन है। हॉर्मुज स्ट्रेट ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई की, जैसा मैंने कहा, लाइफलाइन है। बहुत ही संकरा रास्ता है ये, और अगर ये बंद हो गया तो समझ लीजिए ग्लोबल एनर्जी मार्केट में भूचाल आ जाएगा। और भारत के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। भारत को अपनी जरूरत का 85% तेल इंपोर्ट करना पड़ता है, और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर आता है। ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की, कह सकते हैं, सबसे कमजोर नस है। और बात सिर्फ हमारी गाड़ियों की टंकी भरने तक ही सीमित नहीं है, बात हमारी थाली तक भी आती है। दुनिया के करीब 40 से 45% जो मेन फर्टिलाइजर कंपोनेंट्स हैं, वो भी इसी गल्फ रीजन से आते हैं। मतलब एनर्जी सप्लाई में रुकावट का सीधा सीधा मतलब हो सकता है फूड सप्लाई में रुकावट, और ये इस संकट को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। तो तेल और फर्टिलाइजर की ये जो कमजोरी है, आप देखते हैं कि ये भारत के लिए एक बड़े आर्थिक तूफान में कैसे बदल जाती है। एक ऐसा तूफान जो इकोनॉमी के हर कोने पर असर डाल सकता है। ये चार्ट देखिए, ये साफ दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था खाड़ी के देशों से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। एनर्जी सप्लाई तो है ही, वो तो साफ है, लेकिन ये देखिए, हर साल वहां काम करने वाले भारतीयों से $50 बिलियन घर आते हैं, और हमारा $100 बिलियन का एक्सपोर्ट भी है। जब आप ये सब जोड़ते हैं ना, तो ये पूरा रीजन भारत की जीडीपी पर करीब 15% का सीधा असर डालता है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। और ये सिर्फ किताबी आंकड़े नहीं हैं। इसका असर हमें और आपको पेट्रोल पंप पर, सब्जी की दुकान पर और हमारी जेब में महसूस होता है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रुपया कमजोर हो रहा है, और देश का जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व है, मतलब हमारा इकोनॉमिक सेफ्टी नेट, वो हाल ही में $7 बिलियन घट गया। ये सब खतरे के निशान हैं। और इन बड़े बड़े आर्थिक नंबरों के पीछे छिपी हैं 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की अपनी अपनी कहानियां। 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय वेस्ट एशिया में काम करते हैं, जो वहां से पैसा भेजकर अपने परिवारों को पालते हैं। अब उनकी रोजी रोटी खतरे में है, जो भारत के अनगिनत परिवारों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो भारत इस पर रिएक्ट कैसे कर रहा है? सरकार ने संकट से निपटने के लिए स्पेशल ग्रुप्स बनाए हैं, लेकिन शायद जो सबसे जरूरी लॉन्ग टर्म कदम है वो है घरेलू शिप बिल्डिंग के लिए 75,000 करोड़ रुपए का बजट। ये कोशिश है आत्मनिर्भर बनने की, ताकि भविष्य में हम इतने कमजोर न रहें। लेकिन भारत इस तूफान में अकेला नहीं है। यह संकट एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है जो पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। चलिए देखते हैं कि बाकी देश कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने फ्यूल बचाने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव दिए हैं, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम करना, हाईवे पर स्पीड लिमिट कम करना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बढ़ाना। सुनने में ये छोटे छोटे बदलाव लगते हैं, लेकिन सब मिलकर एक बड़ा असर डाल सकते हैं। और ये सिर्फ थियोरी नहीं है, देश एक्शन ले भी रहे हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी अपना रहे हैं।
जापान ने अपने इमरजेंसी ऑयल रिजर्व से तेल निकालना शुरू कर दिया है। और तो और साउथ कोरिया के प्रधानमंत्री को तो महंगाई से निपटने के लिए अपना विदेश दौरा तक कैंसिल करना पड़ा। मतलब सिचुएशन कितनी सीरियस है ये साफ है। तो इन सारे दबावों को जब हम एक साथ देखते हैं तो हम उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं जो आज हर किसी के मन में है। और ये सवाल हमें इकोनॉमिस्ट के सबसे बुरे सपने की तरफ ले जाता है, स्टैगफ्लेशन। इसको ऐसे समझिए कि हर चीज़ महंगी होती जा रही है लेकिन आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही और नौकरियां मिलनी भी मुश्किल हो रही हैं। ये किसी भी इकोनॉमी के लिए सबसे बुरी सिचुएशन है, एक ऐसा आर्थिक दलदल जिससे बाहर निकलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो हम आज यहाँ खड़े हैं एक बहुत ही खतरनाक सवाल के साथ। क्या ये सब दुनिया को एक और बड़ी मंदी की तरफ धकेल रहा है? खतरे के संकेत तो साफ दिख रहे हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था एक पतली सी रस्सी पर चल रही है और हॉर्मुज़ स्ट्रेट में हुई एक भी गलती हम सबको नीचे गिरा सकती है। हम सिर्फ देख सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि समझदारी से काम लिया जाएगा।